जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर 6 लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा साइंस एमसीक्यू। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हीरे की चमक का क्या कारण होता है। हीरे की चमक का क्या कारण होता है। हीरे की चमक प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन और मिलित बाहरी परावर्तन। इनमें से हीरे की चमक का क्या कारण होता है। हीरे की चमक का कारण होता है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है। अब इसके बारे में बात करें तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, हीरे इस प्रकार काटकर बनाया जाता है हीरा कि जब कोई प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती हैं तो इसके आंतरिक कोण यानी क्रांतिक कोण जो होता है, क्रिटिकल एंगल जिसे हम बोलते हैं, इसके क्रांतिक कोण जो क्रिटिकल एंगल में कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्ण परावर्तित होता है प्रकाश। ठीक है, पूरा परिवर्तित हो जाता है, पूर्ण परिवर्तित हो जाता है, जिससे हीरा ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, हीरा क्या होता है, ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। अब हीरा की बात करें तो हीरा कार्बन का एक एलोट्रोप है। ठीक है, यानी कि कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। पानी को अत्यधिक प्रदूषित करने वाली धातु कौन सी है। पोटेशियम, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, सीसा। ठीक है, तो कौन सी धातु है, आर्सेनिक धातु है, ये उपधातु होती है। ठीक है, ये उपधातु होती है आर्सेनिक। इसका एस इसका प्रतीक है। गंधहीन, स्वादहीन और उपधातु है ये, जो जमीन की सतह नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जमीन की सतह में। आर्सेनिक आवर्त सारणी के पंचम मुख्य समूह का एक रासायनिक तत्व है। इसका जो सिंबल है, सिंबल क्या है, एस सिंबल है और एटॉमिक नंबर इसका 33 है आर्सेनिक का। ठीक है, ये पानी को क्या करती है, ज्यादा गंदा करती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पांडा किस कुल का सदस्य होता है। ठीक है, पांडा किस कुल का सदस्य होता है। बिल्ली हो गया, खरगोश, कुत्ता, भालू। ठीक है, तो पांडा किस कुल का सदस्य होता है, ये भालू ही होता है। ठीक है, भालू जैसा दिखता है तो भालू होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मोबाइल फोन का आविष्कारक किसने किया था। ठीक है, तो मोबाइल फोन जिसे हम चला रहे हैं, तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मार्टिन कूपर, फारेनहाइट और रॉबर्ट वॉटसन और एकर्ट एवं मोस्ली ने। ठीक है, तो मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था वो किया था मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। ठीक है, मार्टिन कूपर के द्वारा मोबाइल फोन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, और फॉरेनहाइट की बात करें तो थर्मामीटर का आविष्कारक थे फॉरेनहाइट। ठीक है, और रॉबर्ट्स वाटसन की बात करें तो रडार का आविष्कारक थे ये रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन थे। ठीक है, फॉरेनहाइट थर्मामीटर का आविष्कारक थे और रॉबर्ट्स वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था। एकर्ट एवं मोस्ली ने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आविष्कार। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, एकर्ट और मोस्ली ने किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सूक्ष्म सेल का एनोड किससे बना होता है। सूक्ष्म सेल का एनोड किससे बना होता है। ग्रेफाइट, कैडमियम, जस्ता, सीसा। ठीक है, तो शुष्क सेल का जो एनोड होता है किससे बना होता है, ग्रेफाइट, कैडमियम, सीसा, जस्ता, ये बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है शुद्ध जो शुष्क सेल का एनोड होता है। ठीक है, शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल की बात करें तो एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल हैं ये, और जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो और टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, शुष्क सेल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया डिमेंशिया
किसके कारण होता है? डिमेंशिया किसके कारण होता है? पेट के संक्रमण के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, रक्त संक्रमण के कारण और एचआईवी संक्रमण के कारण। ठीक है, तो डिमेंशिया किसके कारण होता है? डिमेंशिया की बात करें तो डिमेंशिया एचआईवी संक्रमण के कारण ही हो सकता है। ठीक है, डिमेंशिया एचआईवी संक्रमण के कारण हो सकता है। ठीक है, डिमेंशिया सिर की चोट, स्ट्रोक, मस्तिष्क ट्यूमर या एचआईवी के कारण हो सकता है। इन चीजों से डिमेंशिया हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टील, सिलिकॉन, सीसा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इनमें से सौर सेल बनाने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? ठीक है, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन की धातु उपयोग में लाई जाती है, सिलिकॉन। ठीक है, तो सौर सेल बैटरी या सौर सेल जो फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? सौर सेल या बैटरी कहलाती है, सौर बैटरी। ठीक है, सूर्य की रोशनी दो घंटे में यह पूरी तरह चार्ज हो जाती है और सौर बैटरी में लगे सेल प्रकाश को समाहित होकर अर्धचालकों से इलेक्ट्रॉनों को उस धातु के साथ क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जो सौर बैटरी होती है वो सेल प्रकाश में को समाहित कर अर्धचालकों के इलेक्ट्रॉनों को उस धातु के साथ क्रिया करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, अट्रैक्टिव करती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है? मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं, नन ऑफ दीज। ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी है? सोयाबीन में क्या होता है? सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक न्यूमेरिकल टाइप है, छोटा सा। ठीक है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करते हैं तो इसका 29.4 मीटर पर सेकंड आएगा। वो कैसे आएगा? क्योंकि हम जो होगा हमारा जो फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी v इक्वल टू यू प्लस एटी होगा। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू हमारा v फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, u की बात करें, u इनिशियल जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और a हो गया एक्सेलरेशन और t हो गया टाइम। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है और जो हमारा ए है, ए जो, ठीक है, ए जो हमारा एक्सेलरेशन है, त्वरण, ठीक है, वो है 9.8। ठीक है, और टी की बात करें, हमारा टी 3 सेकंड है। ठीक है, 3 सेकंड है, तो v इक्वल टू हमारा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 29.4 आएगा। ठीक है, 29.4 आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया किसके कारण होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया किसके कारण होती है? न्यूट्रॉन के कारण होती है। ठीक है, जब न्यूट्रॉन के कणों की बमबारी की जाती है तो क्या होता है? वहां पे न्यूट्रॉन के कणों की बमबारी की जाती है तो क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक, ठीक है, 2 लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो विखंडन क्या होता है? फिजन कहलाता है, विखंडन कहलाता है। तो 2 लगभग बराबर भागों में, अगर एक भारी नाभिक 2 लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो क्या कहलाता है? उसका विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन कैसे होता है? न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, धीमा न्यूट्रॉन है। ठीक है, 92U235, ठीक है, 92U235 और 92U235 में अगर वो करेंगे तो क्या होता है? यहाँ पे अलग अलग ऊर्जा निकलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर
11 की बात करें तो पार्सेक किसका मात्रक है, ठीक है, पार्सेक किसका यूनिट होता है, पार्सेक पार्सेक होता है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और एक इजी क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। तो ये पार्सेक दूरी का मात्रक होता है, ठीक है, किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है पार्सेक, दूरी का जो कि क्या होता है, तारों के बीच की दूरी नापने के लिए, किसी तारों के बीच की दूरी मापने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। और डेसिबल की बात करें तो डेसिबल के जो मात्रक होता है वो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक इकाई होती है, क्या होते हैं, डेसिबल। और ज्योतिफ्लेक्स का ल्यूमेन होता है, क्या होता है, ल्यूमेन होता है ज्योतिफ्लेक्स का, ठीक है। और क्यूरी की बात करें तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का जो है क्यूरी का मात्रक रेडियो एक्टिव धर्मिता, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। किस कोण पर एक प्रक्षेप्य जो प्रोजेक्टाइल होता है, जो किस कोण पर एक प्रक्षेप्य अधिकतम क्षैतिज सीमा हॉरिजॉन्टल रेंज प्राप्त करेगा, ठीक है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 120 120 डिग्री, ठीक है। तो किस कोण पर एक प्रक्षेप्य अधिकतम क्षैतिज सीमा प्राप्त करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब 45 डिग्री होता है तब एक कोण जो मतलब एक प्रक्षेप्य अधिकतम क्षैतिज सीमा प्राप्त करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री की बात करें, अगर कोई फुटबॉल को हम मारते हैं, शॉट मारते हैं तो एक उसमें जाता है, ठीक है, एक कर्व बनाता है ये, जबकि जो 45 डिग्री में हम अधिकतम सीमा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हेपेटाइटिस बी निम्न में से किस कारण होता है, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और उपरोक्त सभी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस जो पानी में अशुद्धियों के कारण होता है वैसे तो, ठीक है, तो रोग कारक। तो जो बात करें अगर हम वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और उपरोक्त सभी में से, तो ये होता है वायरस के कारण होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है, वायरस के कारण, हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि एचबीवी, ठीक है, एचबीवी हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक बीमारी होती है जो मनुष्य के लीवर को भी संक्रमित करती है, जिसके कारण लीवर में सूजन होती है और जलन पैदा होती है, ठीक है। ये पानी से, आदि गंदे पानी वगैरह से होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है, 7 के बराबर, 9 से कम, 6 से कम, 11 से कम, ठीक है। तो पीएच स्केल का जो पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है, तो ये होता है 7 के बराबर होता है, ठीक है। कितना होता है, 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है पीएच स्केल का उदासीन मान। ताप बढ़ने पर क्या होता है, पीएच का मान घटता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, पीएच का मान घटता है और पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 14 के बीच में होता है। जिन विलयनों में पीएच का मान 7 होता है वो विलयन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। जिन विलयनों का पीएच का मान 7 होता है वे विलयन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और किसी द्रव व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान अगर 0.2 परिवर्तित होने पर, अगर 0.2 अगर परिवर्तित हो जाता है तो मनुष्य का रक्त, तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो लार किसके पाचन में मदद करती है, लार किसके पाचन में मदद करती है, प्रोटीन, स्टार्च, वसा और विटामिन। लार किसके पाचन में मदद करती है, तो लार किसके पाचन में मदद करती है, ये करती है स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार, ठीक है, स्टार्च के पाचन में मदद करती है, क्योंकि जो स्टार्च में पाया जाता है वो क्या होता है, टॉयलिन एंजाइम क्या लार में पाया जाता है, ठीक है। लार में क्या पाया जाता है, टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है,
ठीक है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कंकाल में, तंत्रिका में, और संयोजी ऊतक में, और जनन ऊतक में। ठीक है, किस ऊतक में कोशिका का कोई भी विभाजन नहीं होता है, तो ये है तंत्रिका में। ठीक है, तंत्रिका ऊतक में क्या होता है, मानव के किसी भी ऊतक में, इस तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो भोजन का ऊर्जा परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। भोजन का ऊर्जा परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। केंद्रक में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो किसमें होता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, कोशिका का जो पावर हाउस बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, और कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है जहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है। कहां, अगर हम बात करें ग्लूकोज के विखंडन की, तो कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। और ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें, और यही ऊर्जा अगर हम ग्लूकोज का विखंडन करते हैं तो ग्लूकोज का विखंडन होता है वहां पे, और रासायनिक ऊर्जा वहां पे उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करती है और हमें शारीरिक बल प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है। ठीक है, तो सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है आवर्त सारणी में। फ्लोरीन, मैग्नीशियम, लिथियम, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन है सबसे क्रियाशील अधातु। तो आवर्त सारणी की बात करें, पीरियोडिक टेबल की, रासायनिक तत्वों को उनकी विशेषता के आधार पर, ठीक है, विशेषता के आधार पर सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण ब्रिटिश रसायन शास्त्री हेनरी मोजले ने 1913 में किया था। कभी सन पूछ लेता है, तो 1913 में किया था इन्होंने, हेनरी मोजले ने, आधुनिक आवर्त सारणी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सी वेसल्स किडनी में रक्त लाती है। कौन सी वेसल्स किडनी में रक्त लाती है। रेनॉल धमनियां, और रेनॉल नस, और ए और बी दोनों, और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सी वेसल्स किडनी में रक्त लाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेनॉल धमनियां जो होती हैं वो किडनी में रक्त लाती हैं। ठीक है, रेनॉल धमनियां जो होती हैं, रेनॉल धमनियां वो क्या करती हैं, रेनॉल आर्टरीज, तो वो किडनी में क्या करती हैं, रक्त लाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है। मानव रक्त का कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है। 65%, 45%, और 55%, और 40%, और 35%। ठीक है, तो 65, 55, 40 और 35 मानव रक्त का, मानव जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है, 55% होता है। कितना होता है, 55% प्लाज्मा होता है मानव रक्त में। ठीक है, तो प्लाज्मा की बात करें, रक्त के तरल हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो रक्त का जो है तो रक्त ही है, रक्त का जो तरल हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और यह रंगहीन तरल होता है, और जिसमें 90% क्या होता है, पानी और प्रोटीन, कार्बनिक लवण और कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरती रहती हैं प्लाज्मा में। ठीक है, और प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज होते हैं जो बीमारी और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायता करते हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट होता है ब्लड में, 55% होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21।
वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। द्वितीयक वृद्धि के लिए कैम्बियन, कॉर्टेक्स, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो कौन सा होता है द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी? द्वितीय वृद्धि के लिए कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम जो होता है द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कार्य है? ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य क्या है? यह एक पेंसिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। यह बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हम यह क्या करता है, एक तो यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है, ठीक हो गया, और दूसरी बात है यह बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ पेट में प्रवेश करता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, दोनों चीजें, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है? खट्टे फल और स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है विटामिन खट्टे फलों और स्ट्रॉबेरी में पाया जाने वाला विटामिन ज्यादातर कौन सा है? विटामिन सी हमारा। ठीक है, जो विटामिन सी हमारा होता है, विटामिन सी खट्टे फल और स्ट्रॉबेरी आदि में पाया जाता है। ठीक है, फलों में, खट्टे फलों में। विटामिन ए की बात करें तो आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है ये। ठीक है, और हरी सब्जियां इसमें क्या है कि इसमें पाया जाता है विटामिन ए, हरी सब्जियों में पाया जाता है, दूध, डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है, शकरकंद, गाजर, ब्रोकली, तरबूज, पपीता, अमरूद आदि में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी दुग्ध और धूप में, ठीक है, और मछलियां, तीन चीजों में पाया जाता है। और विटामिन ई की बात करें तो वनस्पति तेल हो गया, मूंगफली होगी, सोयाबीन हो गया और पालक हो गया विटामिन ई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है उत्प्रेरकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यह अभिक्रिया की जो प्रक्रिया की प्रअभिक्रिया की दर को बढ़ाता है व घटाता है। यह प्रअभिक्रिया के अंत में स्वयं को बदल देते हैं। प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता है। जो एंजाइम होते हैं वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, एक और दो हो गया, और एक और तीन हो गया, एक और चार हो गया, और एक और तीन हो गया। ठीक है, तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं आपने पढ़ लिए होंगे। यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरकों के बारे में यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता व घटाता है। ठीक है, ये तो सही है कि उत्प्रेरक की दर को घटाता और बढ़ाने का कार्य कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। और यह अभिक्रिया जो प्रअभिक्रिया होती है के अंत में स्वयं को बदल लेता है, ये चीज गलत है। ठीक है, प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता है, ये भी गलत है। और जो एंजाइम है, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ये सही है। यानी कि फर्स्ट और जो फोर्थ है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद बात करें जिस पदार्थों की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट बोलते हैं, यानी कि उत्प्रेरक बोलते हैं। अभिक्रिया की गति या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ठीक है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन क्रिया की गति को प्रभावित वो करता है, जरूर है। ठीक है, प्रभावित करता है वो क्रिया की गति को। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल पर ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? ठीक है, 15 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर, नन ऑफ दीज। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल पर ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। सामान्य जो साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का प्रयास है, रेंज है, वो 20 से
लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है। इसीलिए 20,000 से अधिक की जो आवृत्ति वाली ध्वनि को प्रासरव्य ध्वनि कहते हैं, प्रासरव्य ध्वनि कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप आंसर उत्तर में कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। पाओ क्रस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पाओ क्रस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मेढक, मोर, बाघ और नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।